बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलो जान कुर्बान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुधार पॉइंट 1974 से आपका मेज़बान महमूद होगर हाजिर खिदमत है। इसराइल ने 13 जून को ईरान पर अटैक किया। वो आग जो गज़ा में लगी थी वो फैलते फैलते हमारे पड़ोस ईरान तक पहुंच चुकी है और ईरान इस वक्त इंतहाई शदीद मसाइल का शिकार है। ईरान पाकिस्तान का हमसाया है। ये जंग महज इसराइल और ईरान के दरमियान नहीं है, बल्कि इसके जो इम्पैक्ट हैं वो बहुत से ममालिक पर पड़ते नज़र आ रहे हैं। उसमें ख़ास तौर पर हमारा पाकिस्तान वो हम मुतासिर होता नज़र आ रहा है। इस जंग के क्या असरात मुरतब होंगे और मिडल ईस्ट ख़ास तौर पर वो कितना मुतासिर होगा, इस हवाले से हमने गुफ्तगू करने के लिए आज जहमत दी है माहिर सफारतकार, मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले उमर ख़याम साहब। सर वेलकम, आपको बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सर थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताइएगा कि इस जंग का मिडल ईस्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मिडिल ईस्ट पिछले कई दहाइयों से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और टर्माइल का शिकार है। हमने इराक़ की जंग देखी है, हमने सीरिया में खाना जंगी देखी, बैरूनी ममालिक की वहाँ पे मदाखलत देखी, हमने मुतवातिर वॉर्स देखी हैं वहाँ पे, और इस वक्त भी गल्फ़ के इलाके में भी, यमन में फॉर एग्ज़ाम्पल जंग जारी है। और गज़ा में पिछले तकरीबन 2 साल से हम ये देख रहे हैं कि इज़राइल ने एक अपनी जो ज़ालमाना कार्रवाई है वो कर रहे हैं और गज़ा को वर्चुअली उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। 55,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी, जिनमें बेशुमार बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं, वो उनको जान की शहादत, जान का नजराना पेश करना पड़ा। तो ऐसी सूरत हाल में ये साफ नज़र आ रहा था कि इज़राइल अपना इन्फ्लुएंस आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, खुसूसन जब चंद अरब ममालिक की जानिब से उसके साथ अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत माहिदे भी हुए और ये महसूस किया जाने लगा कि अब सूरत हाल फ़लस्तीन का इशू सॉल्व हुए बग़ैर या सॉल्व करके हम देखते हैं कि वहाँ पे इज़राइल ने अपने आप को मज़ीद फैलाना शुरू किया। ईरान डेफिनेटली मुतवातिर इज़राइल की एक्टिविटीज़ के ख़िलाफ़ रहा है। हमास के साथ गज़ा में भी, लेबनान में हिज़्बुल्लाह के साथ ईरान की जो बैकिंग है वो हमेशा से कायम रही है। ना ही मटीरियल, ना ही मटीरियल भी, और साथ ही साथ तमाम डिप्लोमेटिक और जितने अंदाज में भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो इज़राइल के जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू का, उसको 2010-11 से ये कहना है कि ईरान जो न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा है, जिसको ईरान बार बार डिनाई करता है कि वो सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए बना रहा है, इज़राइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने की मुतवातिर बात करता रहा है। और अब उसने चीज़ों को उस लेवल तक ले गया है जहाँ पे वो इनको ईरान पे डायरेक्ट अटैक हो गए, क्योंकि अब तक जितने भी हो रहे थे वो प्रॉक्सी किस्म की कॉन्फ्लिक्ट्स थे। ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता था, अपने जो साथी हैं इस रीजन में उनके साथ डिफरेंट तरीके से इज़राइल को काउंटर करने की कोशिश करता था। अच्छा सर, आपने यहाँ पे जिक्र किया कि ईरान जो अपने न्यूक्लियर जो उसका प्रोग्राम है उससे बैकफुट पे जाए। कल डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात की थी कि ईरान गैर मशरूत तौर पे सरेंडर करे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से। तो जो इस वक्त सिनेरियो बन चुका है और ईरान जिस तरह इस वक्त मसाइल का शिकार है, क्या पॉसिबल है कि ईरान सरेंडर करे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से? देखिए, बैकफुट पर जाने से ज़्यादा इज़राइल तमाम तर उनका जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह करना चाहता है, जिसकी साफ मिसाल आपने देखी कि जहाँ पे उसने ईरानी जनरल्स को पहले हमलों में शहीद किया, उसने बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अभी भी, और पिछले 3-4 सालों में हम देखते हैं कि बार बार वो ये काम करता रहा है। तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो इज़राइल के लिए काबिल कबूल नहीं है। सिमिलरली मिसाइल प्रोग्राम भी काबिल कबूल नहीं है, और अमेरिका भी हमेशा से आशीर्वाद देता रहा है इज़राइल को कि वो इस प्रोग्राम को, और अमेरिका और ईरान का आपको याद होगा एक माहिदा भी हुआ था जिससे ट्रंप बाहर निकल आया था। हालांकि ईरान ने बार बार इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के थ्रू भी और अपने इस एग्रीमेंट्स के थ्रू भी ये साबित किया है कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाने के प्रोग्राम में नहीं है, हम पीसफुल पर्पसेस के लिए इस यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहे हैं।
इस वक्त इसराइल ने बहुत सारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को उन्होंने टारगेट किया है, बट दैट डज नॉट मीन कि ईरान का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया है। ताहम बहुत सारा और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ये तबाह कर रहे हैं, मुख्तलिफ पुल हैं, मुख्तलिफ उनकी मिनिस्ट्रीज़ हैं, मुख्तलिफ उनके और इंस्टॉलेशंस हैं जिनको तबाह किया जा रहा है। और इसके लिए अब ट्रंप भी सामने आ गया है, जबकि शुरू में वो कह रहे थे कि हम इन्वॉल्व नहीं हैं। अच्छा सर, आपने भी जिक्र किया कि ट्रंप भी सामने आ गया है, तो कितने चांसेस हैं कि अमेरिका इस वॉर में कूद पड़े और अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व देखिए, हो जाए? ट्रंप एक ऐसा शख्स है जिसके बारे में उसने कल खुद भी कहा है कि मे बी और मे बी नॉट, यानी कि वो कहता है कि अभी किसी को पता नहीं है कि क्या होने वाला है। तो ट्रंप के जो चीज़ें बातों से समझ आ रहा है कि वो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी रिपोर्ट्स को रिजेक्ट कर रहा है। उसने अपनी जो इंटेलिजेंस की हेड है गबार्ड, उसकी कहा है कि उसकी बात को कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। महसूस ऐसा होता है कि ट्रंप इस वक्त हमला करना चाहता है, ट्रंप इस वक्त इन्वॉल्व होना चाहता है, और अगर वो इन्वॉल्व होता है तो ये इस पूरे खित्ते के लिए बहुत ही ख़तरनाक बात होगी, क्योंकि ईरान ने फिर जवाबी कार्रवाइयाँ करनी हैं और उससे जंग के फैलने का ख़तरा होगा। श्योरली उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे बहुत ही नेगेटिव पड़ेगा। अच्छा, अगर अमेरिका इस वॉर में कूद पड़ता है तो फिर चीन और रूस कहाँ पे खड़े हो, उनकी क्या पोजीशन होगी? क्योंकि उनके जो मुफादात इंटरेस्ट हैं डेफिनेट इस खित्ते के अंदर वो भी मुतासिर होंगे। देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसमें चीन और रूस दोनों एक एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, और पाकिस्तान चूँकि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इस वक्त मेंबर हैं, तो हम भी इसमें एफर्ट्स कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ने से रोका जाए और इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जाए और डायलॉग की टेबल पे सब आएँ। प्रेसिडेंट पुतिन ने कल ही कहा है, अपनी सालिसी की पेशकश की है, और उसने कहा है कि हम सालिसी करने को तैयार हैं और इस चीज़ को डायलॉग के ज़रिए हल करने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं, ईरान के साथ और इजराइल के साथ भी। लेकिन चाइना ने कंडेम किया है, चाइना अगेंस्ट है, चाइना डेफिनेटली एफर्ट कर रहा है कि पीसफुल उसमें रहे। ताहम मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि चाइना हो या रशिया हो, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व इस तरह नहीं होंगे। अमेरिका पे वो इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहेंगे कि वो एक तो पहले बीच में ना आए, और अगर आ रहा है तो वो इस चीज़ को इंश्योर करे कि ईरान की सॉवरेनिटी जो है, ईरान की इंटेग्रिटी जो है, वो बहाल रहे। अगरचे ये एक सख्त एलिमेंट होता है, क्योंकि जंग जब शुरू हो जाती है तो उसको ख़त्म करना, बंद करना बहुत मुश्किल होता है, कोई पता नहीं होता कहाँ चीज़ें जाएंगी। तो लेट्स होप कि ये इस तरह ना हो फिर। लेकिन इसका मसला ये होगा कि बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं, सऊदी अरब हो गए, यूएई वगैरह पे भी बड़ा प्रेशर पड़ेगा कि वो इस जंग में किस तरह अपने आप को रिएक्ट करें, क्योंकि अभी तक उन्होंने कंडेम किया है इसराइल को, और पाकिस्तान के साथ मिल के भी 20 मुसलमान ममालिक ने स्टेटमेंट भी जारी की है, जिसमें इसराइल के इस इलीगल और अनजस्टिफाइड जो एक्ट है उसको हमने बुरी शदीद तरीके से कंडेम किया और फ़ौरन इन हॉस्टिलिटीज़ को ख़त्म करने की बात। अच्छा, यहाँ पे एक और इशू बनता है कि अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है तो डेफिनेट वो रजीम चेंज की तरफ जाएगा, और ये न्यूज़ भी आ रही हैं कि शायद वो जो पहले रज़ा पहलवी ख़ानदान था उसी को दोबारा लाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर ऐसा होता है तो इसका जो अरब स्टेट्स हैं, जैसे सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, बहरीन, ओमान, यहाँ पे बादशाहत है, तो उस पर क्या इसके असरात मुरतब होंगे? क्या उन लोगों में एक बेचैनी पैदा नहीं होगी, उन ममालिक की लोगों में, और वो अपने जो शाही निज़ाम है उसके खिलाफ रजिस्ट नहीं करेंगे, तो उनको भी खतरा महसूस नहीं होगा? देखिए, इस वक्त अमेरिका की हमेशा से कोशिश है कि इनफैक्ट 1979 में जब इनकलाब आया है उस वक्त से कोशिश है कि किसी तरह इस इनकलाब नई रजीम को ख़त्म किया जा सके और किसी तरह बादशाहत को रिस्टोर किया जाए, या कोई और ऑप्शन होंगे, क्योंकि मुजाहिदीन खल्क भी एक ग्रुप है जिसको अमेरिका सपोर्ट करता रहा है, बैक करता रहा है, क्योंकि मौजूदा ईरानी हुकूमत के ख़िलाफ़। तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो सब रजीम चेंज चाहते हैं, लेकिन क्या ये रजीम चेंज कंसोलिडेट हो सकेगी, क्या ये सस्टेनेबल होगी? क्योंकि
ईरान एक डिवाइडेड पॉलिटी है, वहाँ पे अगरचे बादशाहत के सपोर्ट में अभी भी लोग होंगे, लेकिन एक बड़े अरसे से वहाँ पे इस्लामी इनकलाब ने वहाँ की थॉट प्रोसेसेस को भी तब्दील किया है। ये ज़रूर होगा कि चूँकि गल्फ़ के में और दूसरी जगहों पे बादशाहतें वगैरह हैं, तो माजी को देखते हुए हम ये देखते हैं कि जनरली ईरान और सऊदी अरब पर्टिकुलरली दोनों ने अपने आप को अकोमोडेट किया हुआ था इन द रीजन, बट मौजूदा हालात में क्या वो एडवर्सेरियल रोल बरकरार रखेंगे या आपस में माहिदा कोई कर पाएंगे। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि शायद रिजीम चेंज ईरान में वो कोई इस लम्हे पे फ़ायदेमंद सूरत हाल ना हो और इनफैक्ट रज़ा पहलवी और उसके अगर साथी अगर आते हैं तो वो हमेशा कंसर्न रहेंगे कि वो वेस्टर्न कंट्रीज़ की जानिब से हम इनके ऊपर उनको वहाँ पे बिठाया गया। अच्छा सर, जो करंट पोजीशन है पाकिस्तान, क्योंकि ईरान का हमसाया ममालिक का हमारा 850 किलोमीटर बॉर्डर ईरान को टच करता है, तो पाकिस्तान की क्या पोजीशन है? पाकिस्तान पे कितने इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्या असरात? देखिए, पाकिस्तान ने डेफिनेटली बहुत शदीद तरीके से कंडेम किया। हमारी जो स्टेटमेंट्स आई हैं प्राइम मिनिस्टर की, सेनेट, नेशनल असम्बली की रेजोल्यूशंस, हमारे फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स बड़ा क्लियर हैं कि ये जो अटैक्स हैं इजराइल की जानिब से ये ख़त्म होने चाहिए, अनजस्टिफाइड हैं, इलीगल हैं और किसी तौर पे भी इनको ईरान के ऊपर हमले का बहाना बना के नहीं बना सकता है इजराइल। और उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहा है कि वो अपना रोल प्ले करें ताकि ये हॉस्टिलिटीज़ ख़त्म हो सकें और यहाँ पे अमन इस खत्ते में कायम हो सके। लेकिन अगर यहाँ पे मज़ीद हंगामे बढ़ते हैं तो बिलाशुबा कि ये एक ख़तरा है कि ईरान से जो महाजरीन है उनका इन्फ्लक्स पाकिस्तान की जानिब हो। और आपको पता है कि बलूचिस्तान हमारा एक ऐसा इलाका है जो पहले ही फ्लूइड इलाका है, तो हमारे लिए सिक्योरिटी के खासे बड़े मसाइल हो सकते हैं। हम ये अफगान वॉर में भी ये सिनेरियो से गुजर चुके जी बिल्कुल गुजर चुके हैं। और फिर एक कुछ लोग उसका फ़ायदा उठाना कोशिश करेंगे और सेक्टेरियन एक्सट्रीमिज़म और सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ भी ले जाने की कोशिश करेंगे, वो भी पाकिस्तान के ख़तरा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर जंग होती है तो ऑयल की प्राइसेस बड़ी तेज़ी से बढ़ेंगी, जिसकी वजह से हमारी ऑलरेडी इकोनॉमी जो बहुत फ्रेजाइल है, थोड़े थोड़े हम मैक्रो लेवल के ऊपर कुछ पॉजिटिव्स देख रहे हैं, इन्फ्लेशन कम हुई है देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उसकी बुनियादें उस हद तक स्टेबलाइज नहीं हुई हैं। तो ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी तो लामहला पाकिस्तान में दोबारा महंगाई का तूफान आएगा, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का बहुत बड़ा मसला होगा, हमारे फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो उन पे शदीद दबाव आएगा। तो उस लिहाज से ये खासे बड़े मसाइल हैं जो पाकिस्तान फेस कर सकता है। अच्छा, अगर सर ईरान में रजीम चेंज होती है तो इसराइल को एक बेस मिल जाएगी ईरान में, और ईरान और पाकिस्तान ज़ाहिर है हमसाया ममालिक है, तो फिर मोसाद जो उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, हमारा बलूचिस्तान तो ऑलरेडी वहाँ पे कोयलादगी पसंद तहरीकें भी चल रही हैं, दहशत गर्दी भी वहाँ पे बहुत है, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे अमन अमान सिक्योरिटी के हवाले से। तो क्या मोसाद के लिए सॉफ्ट देखिए, अगर ऐसा सिनारियो आए, अल्लाह ना करे कि ऐसा सिनारियो क्रिएट हो कि जिसमें इजराइल जो है वो ईरान पे टोटल कमांड और टोटल डोमिनेंस हासिल कर ले, ताहम बिला इसमें कोई शक नहीं है कि मोसाद पहले भी एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में करती रही है और मोसाद और रॉक इंडियन एजेंसी जो है उनके दरमियान कोलैबोरेशन कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और हम ये भी देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में भी और दीगर इलाकों में भी उन लोगों की बैकिंग से पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई हैं। तो ये ख़तरा ज़रूर मौजूद है कि इस सूरत हाल में सिक्योरिटी पे और ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा और हमें उसके लिए विजिलेंट होना पड़ेगा। हमें उसके लिए ऑलरेडी कंटीजेंसीज प्लान तो होंगे, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म लेवल पे स्ट्रेटेजिकली इन प्लान्स डेवलप करने होंगे कि हमने इनको किस तरह काउंटर करना है। क्योंकि ये नो डाउट कि अगर ईरान उस कैफियत में आता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक शदीद मुश्किलात का बाइस होगी।
اور اس صورت حال میں ہمیں ہماری حکومت کو، ہمارے تمام اسٹیک ہولڈرز کو بہت مل کے، متحد ہو کے اور بہت ہی ویژن کے ساتھ اور وزڈم کے ساتھ پالیسیز بنانی ہوں گی تاکہ ہم ان چیزوں کو کاؤنٹر کر سکیں۔ بلا شبہ پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے اور ہماری سیکیورٹی کے لحاظ سے کسی بھی ایسی صورتحال جس میں اسرائیل اور پاکستان کے درمیان فاصلہ کم ہوتا ہے ہمارے لیے بے تحاشا نیگیٹو امپلیکیشنز رکھتا ہے۔ اچھا سر، آپ یو این او میں بھی آپ نے سروسز کی، اسی طرح عرب کنٹریز میں آپ رہے، یورپ میں رہے، تو یہ بتائیے گا کہ اس سینیریو میں یو این او کیا اپنا رول پلے کر سکتی ہے، اور جو مسلم ممالک کی تنظیم ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز OIC، وہ کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ دیکھیے، یونائٹڈ نیشنز کے لیول پہ تو آلریڈی ایکٹیویٹیز، ایکشنز چل رہی ہیں۔ سیکورٹی کونسل کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ود ان یو این فورم یا وداؤٹ یو این فورم کسی طریقے سے میڈیشن کر کے اس صورتحال کو سنبھالا جا سکے۔ اور میں نے جیسے کہا کہ پاکستان اس سیکورٹی کونسل کا ممبر ہے، تو پاکستان بھی ان کوششوں میں پوری طرح شامل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتا ہے۔ ہمارے لحاظ سے وہ صہیونی جو ریاست ہے وہ ایلیگل ہے، اور ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں جب تک کہ ہمارے خیال میں جب تک کہ فلسطینی ریاست کا قیام نہیں ہوتا اور اس مسئلے کا مکمل حل نہیں ہوتا۔ تو پاکستان ڈائریکٹلی تو میڈیشن نہیں کر سکتا، لیکن ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے ایفرٹس کر کے چیزوں کو ڈی ایسکلیٹ کرنے کے لیے اور پیس کی طرف بڑھنے کے لیے ایفرٹس کر سکتے ہیں، جو یونائٹڈ نیشنز کر رہا ہے۔ اور رشیا کا اسٹانس جو ہے وہ بھی اس سلسلے میں ہی وہ کر رہا ہے، توجہ دے رہا ہے۔ یورپ میں ڈیفینیٹلی ایران کے بارے میں ان کے پرانے خدشات رہے ہیں، لیکن وہ نہیں چاہیں گے کہ یورپ میں کہ ایران میں اگر مزید لڑائی بڑھے یا گلف کے ریجن میں اور کانفلکٹ بڑھے، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ان کی اکنامکس، ان کی اکانومیز پر ہوتا ہے۔ وہ آلریڈی ایک وار سے گزر رہے ہیں یوکرین کی، یہ دوسرا مسئلہ ان کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو یونائٹڈ نیشنز ایکٹیو تو ہے، لیکن امریکہ کے اوپر ان کا سب سے بڑا زور یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی امریکہ کو راضی کر لے کہ وہ بیک فٹ پہ جائے اور وہ اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے۔ وہ اسرائیل کا جو اس وقت پاگل پن ہے اس کو کسی فارم میں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی امریکہ کے اوپر امپیکٹ کر سکتی ہے۔ اچھا سر، میں AOIC کی بات کر دوں۔ OIC میرے حساب سے ایک ٹوتھ لیس قسم کی آرگنائزیشن، ہم لوگ اردو میں مردہ گھوڑا کہتے ہیں۔ ہاں، مردہ گھوڑا کہہ لیں یا کوئی اور جانور کہہ لیں، لیکن یہ ایسی ہی صورتحال ہے۔ وہ OIC بیسیکلی مسلم جو کچھ ذرا اہم مسلم ممالک ہیں ان کے گھر کے غلام ہے، اور ہم لوگ اسٹیٹمنٹ تو OIC نے دی ہے، ایکٹیویٹی پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ بلکہ کوشش کی ہے 20 اسلامک ممالک کے مل کے کام اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اور بہت اسلامی ممالک کے ساتھ مل کے کچھ لائحہ نکالا جائے، لیکن OIC ایز سچ بہت زیادہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ اور اس کی میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ شاید سعودی عرب اور UAE جو اگرچہ کنڈیم کر رہے ہیں، وہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہونا چاہیں گے اس کانفلکٹ میں، کیونکہ وہ اپنے اسٹریٹجک الائنمنٹ جو لانگ ٹرم الائنمنٹس ہیں وہ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، جس کی جانب آلریڈی UAE نے تو کافی قدم بڑھا لیے ہے۔ سعودی عرب ابھی کچھ کترا کر رک کر آگے بڑھ رہا ہے، تو وہ اس جانب بھی دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے وہ لوگ فی الحال ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہونے چاہتے۔ آج واشنگٹن میں ایک بڑی اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے درمیان، آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ کوئی یقین دہانی ہوگی پاکستان کی طرف سے؟ دیکھیے، یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے۔ بات صرف اتنی سے ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف کو اگر امریکن پریزیڈنٹ نے بلایا ہے تو بنا شبہ ایک یہ اہم بات ہے، اور لازم بات ہے اس پہ سفارتی سطح پہ بھی کافی کوشش کی گئی ہوگی، اور جو
अमेरिका और पाकिस्तान के दिफाई हलकों के दरमियान कोलैबोरेशन है और कोऑपरेशन है, उसने भी अपना रोल प्ले किया होगा। अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है काउंटर टेररिज्म की एक्टिविटीज़ के सिलसिले में, खुसूसन इस्लामिक स्टेट खुरासान को कंट्रोल करने के सिलसिले में वो खासे कंसर्न है, क्योंकि वो अमेरिकन इंटरेस्ट को नुकसान इलाके में पहुंचा सकती है। तो पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म में काफ़ी एक्टिव है। पाकिस्तान के अपने मुल्क के अंदर हम लोग डोमेस्टिकली फ़ाइट कर रहे हैं टेररिज्म के ख़िलाफ़। तो पाकिस्तान चाहेगा कि अमेरिका, जिसके साथ ताल्लुकात हमारे थोड़ा ल्यूक वार्म से हो गए थे पिछले कुछ सालों में, उसको दोबारा से किसी फॉर्म में निकाला जाए। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात हमेशा ट्रांजैक्शनल होते हैं कि अच्छा मैं तुम ये करो, मैं तुम्हें इसके बदले में तुमको ये दूंगा। तो मौजूदा गिव एंड टेक की बुनियाद जी, और उसमें गिव जो होता है वो हमें ज़्यादा करना पड़ता है, टेक जो है वो शायद उसमें बाद में लुच तुल दिया जाता है। F-16 के हमने पैसे दे दिए थे, बाद में F-16 हमारे हवाले नहीं किए गए थे, हमें गंदम दे दी गई। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अभी भी ये जो सूरत हाल है, मेरा ख्याल है इसमें लाजमी बात है कि ईरान का जो इस वक्त मसला है उसको ज़रूरी तौर पे सामने आया होगा। पाकिस्तान, जैसे मैंने आपको कहा कि एक और यहाँ पे और रोल भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमैनिटेरियन, अगर बहुत खुदा न खास्ता बहुत जंग बढ़ जाती है, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स पाकिस्तान के थ्रू बन सकते हैं, या जो प्रिजनर्स की एक्सचेंज के सिलसिले में पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर सकता है, या दूसरे ममालिक और जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको इकट्ठा करने में पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर सकता है। मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा कॉन्फ्लिक्ट में, लेकिन पाकिस्तान ज़रूर ये चाहेगा, क्योंकि ये उसके ओवरऑल फ्रेम जो फॉरेन पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसमें बनता है कि पीस के लिए जो भी एफर्ट्स होंगी उसमें कुछ ना कुछ करें। बट लेट्स सी कि इसका क्या आउटकम आता है। क्लोज डोर्स मीटिंग है, क्लोज डोर्स लंच है, नो प्रेस है। तो लेट अस सी हाउ चीज़ें अनफोल्ड होती हैं आने वाले दिनों में। मज़ीद हम स्पेक्यूलेट ही फ़िलहाल कर सकते हैं, मज़ीद चीज़ों का पता आने वाले दिनों में होगा। बहुत शुक्रिया क़याम अकबर साहब। जैसे सर ने बताया कि जो इसराइल का इस वक्त पागलपन है उसको रोकने की ज़रूरत है, और उसको रोकने के लिए हमारे पास दो बड़े मौसर फोरम हैं, एक यूएनओ और दूसरा OIC। ये दोनों फोरम अगर अपना रोल प्ले करें, और बिलखसूस इसमें जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उसमें पाकिस्तान है, टर्की है, सऊदी अरब है, इसी तरह चाइना, रशिया, ये दो हमसाया ममालिक, ये अगर एक अहम रोल प्ले करें तो इसराइल का जो पागलपन उसको रोका जा सकता है। अमेरिका पे प्रेशर डाला जाए कि वो इस जंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो, तो जब अमेरिका पे प्रेशर आएगा तो ये डेफिनेटली वो इसराइल को भी इस हवाले से थोड़ा सा रोकेगा। तो उम्मीद की जा सकती है कि फिर मामला थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जाए। दूसरी सूरत में हमारा खित्ता बहुत से मसाइल का शिकार हमें नज़र आ रहा है। अल्लाह हमारे ऊपर, हमारे मुल्क पे अपना रहम करे और खैर आफियत का मामला करे।